Hello everyone, welcome to the Diamond Coaching. Myself Manisha. We are discussing jurisprudence. Earlier we have taken 4 lecture और ये हमारा 5th lecture होने वाला है jurisprudence का. इससे पहले हमने jurisprudence के introduction को पढ़ लिया है, फिर इसके बाद से schools of jurisprudence हमने पढ़ा था, फिर sources of law पढ़े हमने और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट पार्ट जो होता है jurisprudence का, जिसमें कि राइट एंड ड्यूटीज. ये जो पोर्शन है आपका ये यूपी जुडिशरी में आता है. यूपी जुडिशरी में इससे एक तरह से यूपी जुडिशरी का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस है वो कंप्लीट है, जबकि उत्तराखंड जुडिशरी में सोर्सेज ऑफ लॉ, राइट एंड ड्यूटीज का जो डिफिनीशंस हैं, कैसे मतलब क्या राइट है क्या ड्यूटी है और इनके कोरिलेटिव्स थोड़े बहुत, और इसके अलावा ये जो पोर्शन है वो यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है, अब आगे इसमें हम राइट एंड ड्यूटीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपके पास 2 तरह के राइट्स होते हैं. नॉर्मली हम क्लेम करते हैं कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ राइट. फर्स्ट हम लीगल राइट्स को क्लेम करते हैं और दूसरा जो है फंडामेंटल राइट्स को क्लेम करते हैं. तो ज्यूरिस्प्रूडेंस हमें बताता है कि राइट्स होते क्या हैं, कहाँ से इवॉल्व होते हैं, ये कैसे मतलब राइट को हम डिफाइन करेंगे कि ये जो है वो राइट है. तो लीगल कंसेप्ट देखें अगर, तो कोई भी लॉ जो है वो उसका पर्पस होता है कि वो किसी ना किसी को कुछ राइट्स देता है और राइट्स कभी भी आइसोलेशन में इवॉल्व नहीं होता है. ठीक है, राइट्स के इवॉल्व होने का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि राइट के साथ साथ आपका कुछ ना कुछ क्या होता है, लाइबिलिटीज क्रिएट होती हैं, कुछ ड्यूटीज क्रिएट होती हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस बनाए जाते हैं. ठीक है, तो ऑब्लिगेशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट आपको हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि व्हाट आर द ऑब्लिगेशन एंड व्हाट विल बी योर लाइबिलिटी. तो उससे पहले हमें बताना होगा कि कैसे किसी की राइट्स है. अगर राइट्स है तभी उसके टुवर्ड्स कुछ ना कुछ ड्यूटीज होती हैं. अब आते हैं राइट्स का जो बेसिक डेफिनेशन है. अगर हम लीगल कंसेप्ट में देखें तो हम ये देखते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस को जब हॉलैंड ने डिफाइन किया एलिमेंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में, तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि जो पर्पस ऑफ लॉ है वो ये होना चाहिए कि पर्सन को एक प्रॉपर राइट देना और उसके बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और इसके थ्रू क्या किया जा सकता है, हम इंडिविजुअल को बेसिक फ्रीडम्स दे सकते हैं. तो यहाँ पे देखते हैं कुछ टर्म्स है, जैसे राइट मीन्स क्लेम और टाइटल, लिबर्टीज, पावर, इम्यूनिटीज सम्ड टुगेदर. जब राइट हम तब कहते हैं जब हम कोई पावर जो है वो क्या करे, पावर एक पर्सन में ले आए, फिर इसके बाद उसे उसके साथ साथ लिबर्टीज दे. एक साथ देखिए कितनी चीजें आ रही हैं. फर्स्ट हमें क्लेम का राइट मिल रहा है, सेकंड हमें मिल रहा है टाइटल मिल रही है, दूसरा लिबर्टी मिल रही है, फोर्थ वन आपका पावर मिल रहा है, इसके बाद कुछ इम्यूनिटीज मिल रही हैं. जब इन 5 थिंग्स को हम एक साथ सम कर देते हैं या फिर एक साथ ले आ देते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, आपका राइट है. इन अदर सेंस इट इज अ परमिसिबल एक्शन विद अ सर्टेन स्फेयर. राइट एक ऐसा मतलब परमिसिबल एक्शन है जिसे आप कहीं भी एक्सरसाइज कर सकते हो, कहीं भी. ये अनलिमिटेड नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर हम फंडामेंटल राइट्स की भी बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड है किसी ना किसी रीजंस के साथ, और एक पर्टिकुलर स्फेयर में ही हम अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड हम अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, फिर आते हैं राइट जो है ये आपका लैटिन टर्म से इवॉल्व हुआ था. लैटिन टर्म रेक्टस से इवॉल्व किया गया था. रेक्टस मीन्स आपका करेक्ट. ठीक है, ये एक लैटिन टर्म है और इसके बाद से देखेंगे सामन ने राइट को जब डिफाइन किया तो उनका मानना था राइट मीन्स एज अ man's capacity of influencing the act of another not by his own strength but of opinion on the force of society. ठीक, मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग को एक कैपेसिटी दिया जाता है जिसके थ्रू वो क्या कर सके, सिर्फ अपने लिए नहीं जबकि सोसाइटी के ओपिनियन में भी वो उसे प्रोटेक्ट कर सके और किसी को प्रोहिबिट कर सके. जूलियस स्टोन ने जब राइट को डिफाइन किया तो उनका मानना था
Right connotes claim justiciable words, an attitude of human being by virtue of some supposed ideal and natural right of life, equality, property, which is in accordance with the natural law. दूसरी बात इन्होंने कही, the existence of right presupposes existence of remedy for its breach. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पहला कोई भी क्लेम राइट होता है, कैसे, जब तक कि वो जस्टिसिएबल है, मतलब कि आप क्या करें, किसी भी एक्ट के अंदर आपको राइट टू क्लेम मिला हुआ है तो वो आपका राइट है। दूसरी बात, ह्यूमन बीइंग का वो एटीट्यूड जिससे वो क्या कर सकता है, बेसिक राइट्स को, मतलब बेसिक जो भी आइडियल्स हैं उन्हें सपोज करता है कि उसके पास लाइफ है, लिबर्टी है, इसके बाद देखें तो प्रॉपर्टी वो रख सकता है, इक्वालिटी है कहीं भी, ये चीज। तीसरी चीज जो है वो प्रीसपोजेस एग्जिस्टेंस ऑफ रेमेडी, अगर कोई राइट दिया गया है तो उसके पास कोई ना कोई रेमेडी, जब ब्रीच होगा उसका तो उसके लिए कोई ना कोई रेमेडी अवेलेबल होगी। ठीक है, ये बात किसने कही, जूलियस स्टोन ने। फिर आते हैं, राइट जो है आपका वो रॉन्ग और ड्यूटी, मतलब राइट के साथ साथ अगर हम देखें तो ये को रिलेटिव है एक दूसरे के, कि राइट है फिर रॉन्ग है और उसके बाद ड्यूटी है। तो किसका राइट है, किसकी ड्यूटी होगी, ये बात डिसाइड करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे राइट जो है वो आपका दो तरह का हो सकता है, पहला कि मोरल राइट्स होते हैं और दूसरा लीगल राइट्स होते हैं। इसके अलावा जब लीगल रॉन्ग्स को हम देखते हैं, यहाँ पे हम लॉ के पर्पज से पढ़ रहे हैं, इसी वजह से ये रॉन्ग डिसाइड किया गया है, और इसी रॉन्ग के डेफिनेशन को हम टॉट में भी यूज करते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल रॉन्ग कमिटेड टू एनीवन। रॉन्ग मीन्स एन एक्ट कॉन्ट्रेरी टू द रूल ऑफ राइट एंड जस्टिस। ये जो है इंजरी का सिनोनिम्स है, अगर हम देखें तो इंजरी को भी हम रॉन्ग कह सकते हैं, बट इंजरी और रॉन्ग दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी इस वजह से है क्योंकि जब हम कोई भी वर्ड रॉन्ग कहते हैं तो वो एक ब्रॉडर टर्म होता है, जबकि जब इंजरी की बात आती है तो वो एक मतलब शॉर्टर टर्म या फिर देखें तो इंफीरियर कैपेसिटी में आता है, क्योंकि रॉन्ग जो है वो कई टाइप्स से हो सकते हैं। इसके बाद आपका देखते हैं, इन इट्स ट्रू एंड प्राइमरी सेंस इंजूरिया, in its legal sense it is known as legal injury which is against the law and just. wrong may be two kind. ठीक है, दूसरी चीज ये है कि रॉन्ग जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, मोरल रॉन्ग्स हो सकते हैं, दूसरा है लीगल रॉन्ग्स। जब तक आप मोरल रॉन्ग्स को कमिट करते हो तब तक आपके साथ क्या है, कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, लेकिन जब भी जैसे ही आप लीगल रॉन्ग क्रिएट करते हो, कमिट करते हो या फिर लीगल रॉन्ग हो जाता है आपसे, तो उस टाइम पे आपकी लाइबिलिटी क्या होती है, जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं ड्यूटीज। ड्यूटीज जो है, ड्यूटी का मतलब ही है एक ऑब्लिगेशन। ठीक है, आपके पास कोई ना कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है टुवर्ड्स समबडी। ठीक है, किसी ना किसी के प्रति ही हमारी ऑब्लिगेशन होती है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऑब्लिगेशन जो है वो ऐसे ही क्रिएट की जाए। तो ड्यूटी जो है वो होती है ऑब्लिगेटरी एक्ट है, और ये किसका ऑब्लिगेटरी एक्ट है, जिसके टुवर्ड्स मतलब किसी का राइट है और उसके टुवर्ड्स किसी की ड्यूटी है, तो उनका जो को रिलेटिव ऑब्लिगेशन है वो क्रिएट किया जा रहा है। इट इज एन एक्ट ऑफ अपोजिट ऑफ विच वुड बी रॉन्ग। ठीक है, मतलब अगर आपने वो ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग कमिट हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि वहां पे ड्यूटी है। दस ड्यूटीज एंड रॉन्ग आर जनरली कोरिलेटेड। ड्यूटी और रॉन्ग जो है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ड्यूटीज भी आपकी दो तरह की होती है, मोरल ड्यूटी होती है प्लस लीगल ड्यूटी होती है। अब देखें तो ड्यूटीज की कुछ क्लासिफिकेशन है कि ड्यूटी कैसे क्लासिफाइड होती है। तो इसमें है पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यूटी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटी होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव ड्यूटी होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यूटी का मतलब ये है कि कुछ पॉजिटिव ड्यूटीज होती हैं जिसमें आपको क्या करना है कि कहीं से आपको कुछ ड्यूटी डेलीगेट की गई है कि वो करना ही करना है। जैसे कोई ऑफिसर है, उसने कोई काम अगर कहा आपको करने के लिए तो आप ऑब्लिगेटेड हो कि आप उसको क्या करो, काम को पूरा करो। लेकिन अगर हम
ऐसा कोई ड्यूटी है कि कोई ऐसा आपको ड्यूटी दिया गया है, कोई भी काम दिया गया है और वहां पे आपसे कहा जा रहा है कि ये आपको करना ही करना है, और वहां पे कोई दूसरा आता है और वो कहता है कि आप इस काम को ना करो, तो वो आपकी नेगेटिव ड्यूटी है। ठीक है, फिर आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ड्यूटी। प्राइमरी ड्यूटी जो है वो इंडिपेंडेंट ड्यूटी है, जबकि जो सेकेंडरी ड्यूटी होती है वो किसी ना किसी के करेस्पॉन्डेंस में होती है। फर्स्ट ड्यूटी जब आपकी फुलफिल होगी तभी आपकी सेकेंडरी ड्यूटी फुलफिल होती है। फिर एब्सोल्यूट और रिलेटिव ड्यूटी जो है ये भी प्राइमरी और सेकेंडरी ड्यूटीज की तरह होती हैं। तो एब्सोल्यूट ड्यूटी जो है ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव ड्यूटी की जो बात है, रिलेटिव ड्यूटी तो मतलब देखा जाए तो आपके ऑस्टिन ने इसे एब्सोल्यूट ड्यूटी को एक्सेप्ट किया, जबकि आपका जो मतलब जो सामंत थे उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट ड्यूटी जो है वो नहीं होनी चाहिए किसी के भी प्रति। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लीगल राइट्स। अब तक हमने सिर्फ राइट्स का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा कि राइट क्या होता है, कहाँ से इवॉल्व हुआ। तो रेक्टस वर्ड से आपका जो राइट है वो जनरेट किया गया है। इसमें लीगल राइट, अब जो जूरिस्प्रूडेंस डील करता है वो सिर्फ बात करता है लीगल राइट की, बाकी बेसिक्स राइट्स आपके क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स आपके क्या हैं, इससे जूरिस्प्रूडेंस का कोई लेना देना नहीं है, उस पे कंसेप्ट मतलब अलग है। मतलब जूरिस्प्रूडेंस पे लीगल राइट्स के अलावा फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट नहीं है। अब देखते हैं, सामन ने लीगल राइट को डिफाइन किया और कहा कि राइट एज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द रूल or justice. It is an interest in respect of which there is a duty and disregarded of which is a wrong. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इंटरेस्ट जो प्रोटेक्ट किया जा रहा है और रिकॉग्नाइज किया जा रहा है किसके थ्रू, किसी रूल ऑफ लॉ के थ्रू, और दूसरा या फिर जस्टिस के थ्रू, तो उसे हम कहेंगे कि वो राइट है। और अगर उसके बिहाफ में कोई ना कोई ड्यूटी क्रिएट की गई है, मतलब कि अगर कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है तो वहां पे कोई ना कोई ड्यूटी जरूर होगी, और अगर उस ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया गया तो वो एक रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, ऑस्टिन ने डिफाइन किया था इसे। ये सारे कोटेशंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट इसमें कुछ भी मतलब एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सीधे कोटेशन लिखा होता है और उसमें कई जगह जैसे कि यहाँ पे मैंने पढ़ा है कि राइट एज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इस टर्म को अलग करके और कोटेशन लिख दिया जाता है और उसके बाद से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो ऑस्टिन ने इसे ऑब्जर्व किया कि राइट, लीगल राइट क्या होता है, अ पार्टी हैज अ राइट व्हेन अनदर और अदर आर बाउंड एंड ऑब्लिग्ड बाय लॉ टू डू और फॉरबियर। मतलब कि एक ऐसा राइट जिसके थ्रू किसी भी मतलब एक दूसरे पर्सन को या फिर किसी और पर्सन को, या तो खुद या कोई दूसरा पर्सन बाउंड होता है, या फिर वो किसी भी काम को करने के लिए बाउंड कर दिया जाए या ना करने के लिए, तब हम उसे क्या कहेंगे कि ये उसका लीगल राइट है। ठीक है, यहाँ पे दो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को क्या, फर्स्ट पर्सन जो है वो डेलीगेट कर रहा है कि ये आपके पास ये राइट है करने और ना करने का। तो नेक्स्ट है आपका हॉलैंड। सिर्फ डेफिनेशन पार्ट ही इसका इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इसके बारे में डिटेल एनालिसिस की जरूरत नहीं है। लीगल राइट्स एज अ कैपेसिटी रिजाइडिंग इन वन मैन ऑफ कंट्रोलिंग विद द एसेंट एंड असिस्टेंस ऑफ स्टेट एंड एक्शन ऑफ अदर। ठीक है, आपका जो लीगल राइट है वो क्या है, कैपेसिटी है किसी भी पर्सन की जो रिजाइडिंग इन वन मैन, किसी एक पर्सन में होती है, क्या करने के लिए, कंट्रोलिंग विद द एसेंट, जिसे हम असिस्टेंस ऑफ स्टेट के थ्रू क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रॉस्को बाउंड। रॉस्को बाउंड ने क्या किया, जब लीगल राइट को ऑब्जर्व किया तो वो कुछ चीजें बताया और कहा कि क्या क्या राइट्स हो सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग एक इंटरेस्ट जो है राइट में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसी भी पर्सन का कोई इंटरेस्ट है तो वो उसका राइट हो सकता है। कैसे, विच इज सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ, जो भी इंटरेस्ट हमारा प्रोटेक्ट किया गया है लॉ के थ्रू, जैसे कि हमारा राइट टू लाइफ है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोटेक्ट किया गया है तो वो राइट हो सकता है, वहां पे भी लाइफ जो है वो इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल है। फिर आते हैं अ रिकॉग्नाइज्ड क्लेम टू एक्ट और फॉरबियरेंस by another or by all in order to make the interest effective।
अब दूसरी बात यह है कि किसी भी एक्ट के अगेंस्ट अगर कोई क्लेम करना है तो वो भी आपका राइट हो सकता है। जैसे कि अगर इंटरेस्ट दिया गया है तो उसे आप क्लेम भी कर सकते हो, तो जो क्लेम है वो आपका राइट होगा। ठीक है। थर्ड थिंग इन्होंने कही, कैपेसिटी ऑफ क्रिएटिंग और अल्टरिंग अ राइट। जो किसी भी राइट को अगर हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम उसे क्रिएट कर सकते हैं या फिर अल्टर कर सकते हैं तो वो हमारा राइट हो सकता है। दूसरी चीज प्रिविलेजेस हैं और लिबर्टीज है। कोई भी प्रिविलेज है या फिर कोई लिबर्टी दी गई है तो उसे भी राइट कहा जा सकता है। फिर है एज एन एग्जेक्टिव इट इज अ मीन टू गिव इफेक्ट टू रिकॉग्नाइज एंड गिव इफेक्ट टू मोरल राइट्स। किसी भी मोरल राइट्स को अगर इफेक्ट देने का किसी के पास पावर है या फिर वो रिकॉग्नाइज कर सकता है तो वो राइट्स आपका लीगल राइट हो सकता है। लीगल राइट और मोरल राइट जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं। लीगल राइट जो होता है वो किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू दिया जाता है हमें, और जो मोरल राइट्स है वो हमारे सराउंडिंग से आता है। जो भी मतलब हमें सराउंडिंग से, अपने सोसाइटी से ये पता चलता है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इससे इस पे इफेक्ट करता है। और मोरल राइट्स का वायलेशन हो जाए तो कोई क्लेम नहीं हो सकता है, जबकि जो लीगल राइट है अगर उसका वायलेशन होता है तो आप उसके अगेंस्ट क्लेम कर सकते हो। ठीक है। कुछ थियरीज हैं, ये थियरीज भी सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सी थियरी है जो राइट्स पे दी गई है, लीगल राइट्स के बेसिस पे। तो इसमें आपकी जो सबसे फर्स्ट थियरी आती है वो है आपकी विल थियरी। ये जो है मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या था कि राइट जो है वो हमारे अंदर से आता है, हमें जो लगता है कि ये हमारा राइट होना चाहिए उस तरह का, मतलब कि इनहेरेंट एट्रीब्यूट ऑफ द ह्यूमन विल। जो भी ह्यूमन बीइंग का विल है उससे जो भी राइट जनरेट किया जाता है उसे, तो ये विल थियरी के नाम से जाना जाता है। विल थियरी ऑफ लीगल राइट्स है ये। और इसके जो प्रोटेक्टर थे, मतलब इसके जो प्रमोटर थे, इसके सपोर्टर जो थे वो थे हीगल, कांत और ह्यूम। ठीक है। ये तीन लोग जो थे जो विल थियरी को सपोर्ट करते थे। सेकंड जो है वो इंटरेस्ट थियरी है। इंटरेस्ट थियरी जो है कि इसका मानना था जो राइट है वो लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है। जिस भी इंटरेस्ट को हम लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं उसे हम कहेंगे कि ये क्या है, राइट है। तो ये जो है इसमें सामंड है, ग्रे है और एलन है। ये तीनों पर्सन जो थे ये इसे प्रोटेक्ट करते थे और इनके अकॉर्डिंग क्या था कि राइट का मतलब है प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। थर्ड थियरी जो है वो आपकी है प्रोटेक्शन थियरी। इनका सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये कई बार नेट के एग्जाम में ये पूछा गया है कि इसका सीक्वेंस क्या होता है, कि सबसे पहले विल थियरी आई, फिर इंटरेस्ट थियरी आई और उसके बाद प्रोटेक्शन थियरी। प्रोटेक्शन थियरी का मतलब ये है कि किसी का भी अगर राइट जनरेट किया गया है तो वो राइट टू प्रोटेक्ट भी है, मतलब कि अगर हम ऑनरशिप देते हैं तो उसके पास वो राइट है कि वो क्या कर सके, अपने ऑनरशिप को प्रोटेक्ट कर सके। फिर आते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द लीगल राइट्स क्या होता है। कुछ एलिमेंट हैं। सबसे पहली बात कि लीगल राइट्स अगर हम देंगे तो किसको देंगे, किसे मिलेगा, तो वो है पर्सन ऑफ इनहेरेंस है, मतलब एक पर्सन होगा जिसे हम क्या करेंगे, राइट देंगे। दूसरा है, और पर्सन ऑफ इनहेरेंस का मतलब ये है कि कुछ उसके अंदर जो चीजें मतलब एक पर्सन को मिलना चाहिए वो चीजें हैं। फिर है द पर्सन ऑफ इंसिडेंस है। फिर कंटेंट ऑफ राइट्स है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट्स है, किसी ना किसी पर्टिकुलर राइट्स पे देते हैं। कंटेंट ऑफ राइट्स का मतलब ये है कि ये किसी ना किसी फिक्स वैल्यू तक देते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। टाइटल ऑफ राइट्स है। ठीक। अब आता है आपका जो जूरल पोस्टुलेट है वो राइट का और लाइबिलिटीज का। ये जो जूरल पोस्टुलेट है जो कि होपफील्ड ने दिया था, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि राइट, लाइबिलिटीज, ड्यूटीज और इसके बाद से आपका इम्यूनिटी और डिसेबिलिटी पावर, इन सब के बीच कोई ना कोई रिलेशन था, जिसका पोस्टुलेट इन्होंने दो तरह का बनाया। फर्स्ट है आपका वर्टिकल। ठीक है। अगर वर्टिकल है तो इसे हम क्या कहते हैं, ये को रिलेटिव है एक दूसरे के। को रिलेटिव होने का मतलब है कि अगर एक है तो दूसरा ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, अगर कोई लीगल राइट है तो वहां पे कोई ना कोई लीगल ड्यूटी जरूर होगी। दूसरी बात, अगर कोई लाइबिलिटी है तो आपकी अगर कोई लाइबिलिटी है तो वहां पे आपके पास कोई राइट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका, अगर पावर है तो वहां पे कोई लाइबिलिटी नहीं होगी।
अगर इम्यूनिटी है तो वहां पे कोई डिसेबिलिटी नहीं होगी, किसी को भी इम्यून किया गया है तो वहां पे कोई डिसेबिलिटी नहीं होगा। फिर है, सॉरी यहाँ पे एक बात मैंने गलत बोली, अगर इम्यूनिटी है तो यहाँ पे डिसेबिलिटी भी नहीं होगी, क्योंकि डिसेबिलिटी का सीन यहाँ पे ये है कि अगर किसी को हमने कहीं से इम्यून कर दिया है तो उसके डिसेबल होने का कोई चांस नहीं होता है। फिर आता है आपका कंट्राडिक्टरीज। कंट्राडिक्टरीज का मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरीज है। मतलब कि कोई भी अगर लिबर्टी है, मतलब या तो लिबर्टी है और जब लिबर्टी होगी तो नो ड्यूटी, वहां पे कोई भी ड्यूटी ओरिजिनेट नहीं होती है। अब आते हैं ये कब होगी, लिबर्टी होती है इन द एब्सेंस ऑफ राइट, अगर कोई राइट नहीं है तब लिबर्टी होती है। फिर इम्यूनिटी जो होती है इन द एब्सेंस ऑफ पावर होता है, ठीक है। अब है आपका कितने तरह के लीगल राइट्स होते हैं। तो जो लीगल राइट्स हैं वो आपके होते हैं काफी, मतलब इसमें लगभग 11 टाइप्स हैं, जो इतने टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है जूरिस्प्रूडेंस पे लीगल राइट्स को। और इसमें है आपका पहला है परफेक्ट और इम्परफेक्ट राइट्स हैं। फिर आता है पॉजिटिव एंड निगेटिव राइट्स होते हैं। फिर एंटीसीडेंट एंड रेमेडियल राइट्स होते हैं। राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम होते हैं। ये राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम का कई बार सिर्फ राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम पूछ लेता है। तो राइट इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज, और राइट इन पर्सोनम का मतलब किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट राइट होना। फिर है राइट इन प्रोप्रायरिटी एंड इसके बाद से पर्सनल राइट, ठीक है। प्रोप्राइटरी का मतलब है अलग प्रॉपर्टी, और उसके बाद से पर्सनल राइट होते हैं। फिर है आपका राइट इन प्रोप्रिया एंड राइट इन एलिना है। फिर प्रिंसिपल एंड एसेसरी राइट है। फिर प्राइमरी सैंक्शनिंग राइट है। लीगल एंड इक्विटेबल राइट्स है। वेस्टेड एंड कंटिजेंट राइट है। ये इसके बाद राइट इन पर्सोनम के बाद यही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला राइट है कि वेस्टेड और कंटिजेंट राइट, ठीक है। और इसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट राइट। वेस्टेड राइट जो है वो आपका एट द पॉइंट किसी में वेस्टेड है कोई राइट, और कंटिजेंट जो किसी ना किसी एक्ट के बाद आने वाला है। और ये पब्लिक और प्राइवेट राइट जो है वो ये है कि किसी ना किसी लॉ के थ्रू अगर कोई राइट मिला है और वो पब्लिक एट लार्ज मिला है तो वो पब्लिक राइट होगा। इसके अलावा हमारा अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑनरशिप और पोजेशन, ठीक है। बाकी यहाँ तक ये लीगल राइट्स और लीगल ड्यूटीज का जो है कंसेप्ट वो पूरा हो चुका है। इसके बाद आज के लिए इतना ही। थैंक यू।